हेलो एवरीवन, आई एम सुधीश वरकड़े एंड वेलकम टू द एड्यूग्रोन। अगर आप 12th क्लास में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट जैसे कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में एक कंप्लीट शॉर्ट में हम क्लियर कर देंगे चैप्टर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जस्ट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देर किए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, है ना। तो टेस्टिस का बेसिकली हम यहाँ पे एनाटॉमी देखेंगे, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और ओवरी का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखने वाले हैं। देन उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को ही हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रोजेनी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें हम प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखेंगे, और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन को भी कवर करेंगे। और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअली होता है। अब इसको हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन। क्या होता है इसमें? गैमेट का फॉर्मेशन। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वीवीपेरस टाइप। अब ये वीवीपेरस क्या है? वीवीपेरस में बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो? बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो एम्ब्रियो होगा बॉडी के अंदर ही क्या करेगा? ग्रो करेगा और यंग वंस बनाएगा। ओके, तो मदर की बॉडी रहेगी, उसके अंदर क्या होगा? पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा। इसको हम बोलते हैं क्या? ओवी पैरस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, तो बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इवेंट इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन जो होंगे हैं उसमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे। जैसे कि क्या? फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो गैमेट हैं जब वो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो ह्यूमन में दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक होता है मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे हम स्पर्म। तो ये क्या होगा? मेल गैमेट। और दूसरा होगा ओवम। ओवम जो होगा वो कौन सा गैमेट होगा? फीमेल गैमेट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फीमेल गैमेट विच इज ओवम, मेल गैमेट स्पर्म। तो ये दोनों फॉर्मेशन होंगे। ये मेल बॉडी में फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, और फीमेल बॉडी में फॉर्मेशन होगा ओवम का। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। देन द नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंसेमिनेशन। गैमेट फॉर्म हो गए दोनों बॉडी में, अब क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब होगा कि स्पर्म क्या होगा? ट्रांसफर होगा। स्पर्म ट्रांसफर होगा कहाँ पे? फीमेल जेनिटाइल ट्रैक्ट में। ओके, तो फीमेल जेनिटाइल ट्रैक्ट में जो स्पर्म है वो उसमें वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है ना। अब क्या होगा? स्पर्म यहाँ पे क्या हुआ? अंदर एंटर कर गया। देन फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है मिलना। ओके, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे पे। तो फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। मेल और फीमेल गैमेट जो फॉर्म हुए हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होने के बाद एक सिंगल सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सिंगल सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो देखो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया, ये बेसिकली स्पर्म है और ये है ओवम। अब क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा किस पे? ओवम पे। और आफ्टर फ्यूजन एक सिंगल सेल बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट बोलेंगे ये। अब जब जाइगोट है ये क्या करेगा? अब डिवाइड होना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो एक सेल से क्या? दो सेल बनेंगी, फिर दो सेल से फिर क्या? चार सेल बनेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा? ये इसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से डिवीजन करके क्या बनाएगा? ये ब्लास्टोसिस्ट। क्या फॉर्म करेगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद फिर क्या होगा?
फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेरिन वॉल में, जो कि कहाँ पे है, यूट्रस में होगा। ये यूट्रस में जो यूटेरिन वॉल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि हम ये प्रोसेस भी काफ़ी डिटेल में विद इन वन शॉट हम देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। देन इन इम्प्लांटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है गेस्टेशन। अब ये गेस्टेशन का क्या मतलब हुआ, गेस्टेशन का मतलब हुआ जो इम्प्लांट हो गया है यहाँ पे एम्ब्रियो, वो क्या होगा, अब धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके उसकी बॉडीज़ में क्या होगा, उसकी बेसिकली टिश्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर टिश्यूज़ के बाद फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। देन जब वहाँ पे फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, देन वो क्या होगा, डिलीवर होगा, और इस डिलीवरी को हम बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन। सो ये थी कुछ बेसिक स्टेप्स जो कि इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी कि उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको, कि इसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली 4 कैटेगरी हम बना सकते हैं इसमें। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी डक्ट, देन थर्ड एसोसिएटेड ग्लैंड, और फोर्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है, कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे देखो पेल्विस रीजन में। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा हमको पेल्विस रीजन में। ठीक, मेल बॉडी के पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड रहेगा। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस बेसिकली क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों, क्योंकि उसमें क्या फॉर्म होता है, गैमेट फॉर्म होता है। टेस्टिस में गैमेट फॉर्म होगा, है ना। और टेस्टिस कहाँ मिलते हैं, स्कॉर्टम में। टेस्टिस कहाँ मिलेगा, स्कॉर्टम में मिलेगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, दिस इज टेस्टिस, और टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है, स्कॉर्टम में। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड रहेगा। तो इसका जो इंटरनल डायग्राम है वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। देन यहाँ पे देखोगे आपकी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है। ओके, कहाँ से, टेस्टिस से। इस ट्यूब जैसे सिस्टम को हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। तो बेसिकली ये क्या है, ये डक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से डक्ट सिस्टम इसमें मिलते हैं। ठीक, और ये जो वास डिफरेंस है यहाँ से निकला हुआ, और कहाँ पे क्या ये यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट से। किससे जुड़ गया ये, इजोकुलेटरी डक्ट से। तो ये बेसिकली क्या है, डक्ट सिस्टम है। चलिए इसको हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट में कि कौन कौन से ऐसे डक्ट हैं जो कि, हाँ, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे रेटे टेस्टिस। ओके, तो रेटे टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर ही स्ट्रक्चर्स रहेंगे। देन वो जो रेटेड टेस्टिस रहेगा, वो सारे के सारे जो ट्यूब सिस्टम रहेगा वो कहाँ पे मिलेंगे, वॉस एफ्रेंशिया में। वॉस एफ्रेंशिया से और एक्सटेंड होगा ये ट्यूब सिस्टम, और कहाँ पे जाएगा, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद फिर आगे एक्सटेंड होगा वॉस डिफरेंस में। वॉस डिफरेंस जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ये देखिए वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस से पहले भी यहाँ पे कई स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको हम देखेंगे। और इसके बाद क्या है, इजोकुलेटरी डक्ट। ओके, तो ये रहा यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट, ये वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से फिर कहाँ पे आया, ये इजोकुलेटरी डक्ट तक आ गया। अब इसके बाद है क्या, यूरेथ्रा। लास्ट का पॉइंट क्या है, जो डक्ट है हमारा वो क्या है, यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इमेज में क्लियरली देख पा रहे हो आप, टेस्टिस है, टेस्टिस यहाँ से ये ट्यूब जड़ा है यहाँ पे, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस के बाद फिर यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट, और इजोकुलेटरी डक्ट के बाद फिर यही आगे एक्सटेंड होता है, और एक्सटेंड होके ये जो ट्यूब सिस्टम बना है ये क्या है, यूरेथ्रा। ओके, सो यहाँ पे डायग्राम में हमने यहाँ पे कुछ डक्ट के बारे में देखा। अभी इन डक्ट के बारे में हम और डिटेल में आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड है, तो यहाँ पे 3 तरह के एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो एजोकुलेटरी डक्ट है, यहीं पे ये सारे ग्लैंड्स अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो
अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में है पीनस। तो अब आते हैं हम इस डायग्राम पे। इस डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और देन उसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे सिचुएटेड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इस तरह पे इस जगह पे है सेमिनल वेसिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये हैं हमारे ग्लैंड्स और ट्यूब सिस्टम। और यहाँ पे जो रीजन है ये पेनिस का रीजन है, जो कि 4 स्किन से कवर अप है। अब यहाँ पे हम टेस्टिस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि टेस्टिस में और कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे और किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेस्टिस होता है बेसिकली वो स्कोटम में रहेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पेल्विक रीजन में मिलेगा ये आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। स्कोटम जो रहता है वो एक स्मॉल मस्कुलर सैक होता है, जिसमें जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा, और जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। ओके, और ये क्या यूज है इसका, टेम्परेचर कम होने का। टेम्परेचर कम होने का जो रीज़न है वो ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है उस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का वर्क कौन कर रहा है, स्कोटम कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे अगर हम देखें टेस्टिस जो होगा वो ओवल शेप का होगा, और 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड ये होता है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बेसिकली है टेस्टिस। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमने देखा था, इसको अगर हम क्या करते हैं, इसका सेक्शन व्यू देखते हैं, तो इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ट्यूबिंग सिस्टम। ओके, तो ये सब ट्यूबिंग सिस्टम है, जिसको डक्ट सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो इस ट्यूबिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स फॉर्म होंगे, जिसको हमने सबसे पहले देखा था रेटे टेस्टिस। ओके, और ये जो शेप है ये कैसा शेप है, ओवल शेप है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। अब ये जो टेस्टिस है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसका सेक्शन व्यू देखते हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत सारे लोब्स दिखाई देते हैं। तो सिंपली ये टेस्टिस है, इसमें क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोब्स होंगे। तो ये क्या है, लोब्स। इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्ट्रक्चर होंगे, और वो स्ट्रक्चर क्या है, सेमनीफेरस टेब्यूल्स। क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे उस पर्टिकुलर लोब में, है ना। तो बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक टेस्टिस में होंगे ये 250। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स होंगे, और इन लोब्यूल्स में क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे एको डायग्राम देखते हैं हम यहाँ पे, और इसको देखेंगे, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये जो सर्कल्स हैं, ओके, जस्ट मैं इसको बना देता हूँ, ये जो सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं ये क्या है, ये बेसिकली ट्यूब्यूल्स हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये है ट्यूब्यूल नंबर 1 और ये है ट्यूब्यूल नंबर 2। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का दिख गया यहाँ पे, है ना। और ये इसकी क्या है, लेयर। ये लेयर में इसके कॉर्नर्स में क्या है, सेल्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पे भी आप देखोगे सेल्स का अरेंजमेंट है। और यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये है स्पर्मेटोजोआ। क्या है ये है स्पर्मेटोजोआ। और ये जो सेल्स हैं जो कॉर्नर्स में है, इन्हीं सेल को क्या हुआ है, यही सेल आपस में क्या हुए हैं, बेसिकली डेवलप हुए हैं, और डेवलप होने के बाद फिर क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ बनाया हुआ है। ओके, तो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बना। बेसिकली स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म सेल, है ना। तो ये बेसिकली स्पर्म सेल है, ठीक। और जो यहाँ पे कॉर्नर्स में जो सेल है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्मेटोगोनिया। तो चलो वापस हम चलते हैं वहाँ पे अपने टॉपिक पे। अब अपने टॉपिक पे आ गई है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बनाया, जहाँ पे हमको क्या दिखा था, स्पर्मेटोजोआ। ओके, मतलब स्पर्म। तो स्पर्म वहाँ पे फॉर्म हुआ, और स्पर्म फॉर्मेशन में जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। याद रखना है कौन सा डिवीजन होता है इसमें, मियोसिस डिवीजन होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग में क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के सेल्स वहाँ पे मिलते हैं। एक होगा स्पर्मेटोगोनिया, जो अभी जस्ट हमने देखा, और इसके अलावा एक और सेल होगी जिसको हम बोलते हैं सार्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, सार्टोली सेल।
एक होगा सार्टो सेल और एक होगा स्पर्मेटोगोनिया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया से तो क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया से बन जाएगा स्पर्मेटोजोवा, दैट मीन्स स्पर्म सेल बन जाएगी। बट ये सार्टोली सेल्स फिर क्या करेंगे, सार्टोली सेल बेसिकली क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। दैट मीन्स सार्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिससे वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी स्पर्मेटोजोवा। ठीक, तो स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे सार्टोली सेल से और क्या बन जाएंगी, स्पर्मेटोजोवा बन जाएंगी। ओके, तो सार्टोली सेल का यहाँ पे यूज समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो मेच्योर होकर जर्म सेल बनाएगा, मेल जर्म सेल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट आफ्टर डिवीजन, पूरा कंप्लीट जब डिवीजन हो जाता है तो जो स्पर्म सेल बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम यहाँ पे रहेंगे। ओके, अब देखिए डायग्राम में चलते हैं वापस। अब इस डायग्राम में आप देखोगे कि इसके कॉर्नर के जो सेल्स हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। जो आगे चले क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना, दैट मीन्स स्पर्म सेल बनी। ठीक है, तो इसकी स्टेप्स हम देखेंगे। बट अगर हम देखें ट्यूब्यूल्स को तो देखो ये यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 1, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2, देन ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरा। अब हम देखेंगे इन ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस है, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे जो सेल मिलेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। तो चलो टॉपिक पे वापस, ये देखो इंटरस्टिशियल स्पेस। इस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं उसको हम, लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो लेडिक सेल होती है बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो है लेडिक सेल का, कि लेडिक सेल जो होता है वो बेसिकली क्या काम करता है, एंड्रोजन हार्मोन फॉर्मेशन। और एंड्रोजन हार्मोन जो होगा वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है। ओके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कौन डेवलप करता है, ये एंड्रोजन्स हार्मोन करते हैं, जो कि लेडिक सेल सीक्रेट करता है। और मिलेगा कहाँ पे, वो इंटरस्टेशियल स्पेस में मिलेगा। और इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स रहेंगे, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स रहेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको मिलने वाली हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम है जिसके थ्रू हम पूरा ट्यूबिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम, एसेसरी डक्ट। तो पूरा एसेसरी डक्ट जो है हम इसके थ्रू समझ जाएंगे एक ही बार में। ओके, तो एसेसरी डक्ट्स में बेसिकली वर्क क्या है, एसेसरी डक्ट के थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है। स्पर्म क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो हमने अभी देखा कि इस ट्यूब्यूल में तो क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अभी स्पर्म को क्या करना, मूव करना पड़ेगा, और मूव करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो क्या आएगा, बाहर आएगा ये, है ना। तो एजोकुलेशन होगा इसका स्पर्म का। तो स्पर्म को एजोकुलेशन करने के लिए उसे यहाँ से, क्योंकि टेस्टिस में फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो गया। अब ये स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ इस ट्यूब सिस्टम के थ्रू कहाँ तक जाएगा, बाहर आएगा। ओके, तो इस बाहर आने में ये जो ट्यूब सिस्टम है ये हेल्प करेगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्यूब्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इनिशियली सबसे पहले हमको मिलेगा रेटे टेस्टिस। ये क्या करेगा, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको कनेक्ट करेगा, और कहाँ तक, वॉसा वॉसा एफ्रेंसिया तक। ओके, तो अगला क्या रहेगा, वॉसा एफ्रेंसिया। वॉसा एफ्रेंसिया जो रहेगा वो एक्सटेंड होगा ट्यूब, और कहाँ तक मिलेगा वो, एपिडिडाइमिस तक। एपिडिडाइमिस जो रहेगा वो वापस से आगे एक्सटेंड होगा, और कहाँ तक होगा, वॉस डिफरेंस तक। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, रेटेटेस्टिस, वॉसा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये है यहाँ पे वॉशा एफ्रेंसिया, और ये है वॉस डिफरेंस। ठीक, और इससे पहले क्या है, रेटे टेस्टिस, और यहाँ पे है एपिडिडाइमिस। तो इस तरीके से रेटे टेस्टिस फर्स्ट, देन उसके बाद वॉस एफ्रेंसिया सेकेंड, एपिडिडाइमिस थर्ड, और फिर यहाँ से बाहर आएगा
और कहाँ तक जाएगा, फोर्थ, यानी कि वॉस डिफरेंस तक। वॉस डिफरेंस के बाद फिर यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट है, इस लोकेशन पे क्या है, इजोकुलेटरी डक्ट, और इजोकुलेटरी डक्ट के बाद फिर क्या है यहाँ पे, यूरेथ्रा। सो बेसिकली ये रहा इजोकुलेटरी डक्ट। अब इजोकुलेटरी डक्ट में यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स, सबसे पहला है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, और सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल पहले है, फिर उसके बाद प्रोस्टेट है, और उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो फर्स्ट ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड एंड थर्ड ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड का जो वर्क है वो हम ये देखने वाले हैं, जो कि एजाकुलेटेड डक्ट में है। देन उसके बाद फिर कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है एक मस्कुलर ट्यूब होगा, है ना, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। देन उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटाइल तक आ जाएगा वो, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कि क्या क्या है। सो यहाँ पे ग्लैंस पीनस रहेगा, जो कि फोरस्किन से क्या है, कवर अप है, और यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी। तो एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या करेगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सीक्रेट करेगा विच इज फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज को मैंने क्यों अंडरलाइन किया, क्योंकि सेमिनल वेसिकल जो फ्रक्टोज सीक्रेट करेगा उससे न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलेगा किसको, स्पर्मेटोजोआ को। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि स्पर्मेटोजोआ बेसिकली किसको बोलते हैं, स्पर्म्स को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है, जो कि क्या जिसको एनर्जी मिल रही है किससे, फ्रक्टोज से, और फ्रक्टोज कौन सीक्रेट कर रहा है, सेमिनल वेसिकल्स। इसके अलावा ये कुछ प्रोटीन, विटामिन सी भी सीक्रेट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगला देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहेगा वो एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करेगा, जो कि क्या करेगा, जो कि एल्कलाइन नेचर को बना देगा, ओके। तो बेसिकली एल्कलाइन नेचर जो बनेगा फ्लूइड, वो बनेगा तो उसका उसका क्या फंक्शन रहेगा, स्पर्म को लाइव रहने के लिए कैसे इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। और जो वेजाइना होगा वहाँ पे बेसिकली कैसा इन्वायरमेंट होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म के किल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको सेव करेगा। सो वी कैन से दैट दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म इन एसिडिक वेजाइनल इन्वायरमेंट। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क फंक्शन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, सीक्रेट लुब्रिकेशन, ओके, लुब्रिकेट मटेरियल को क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा, ओके। सो यहाँ पे ये तीनों जो सीक्रेट करेंगे वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीमन बनाएंगे। बट सीमन में क्या होना जरूरी है, स्पर्म। सो वी कैन से दैट सेमिनल प्लाज्मा कंबाइंड विद स्पर्म सेल आर कॉल्ड सीमन। ये डायग्राम हम पूरे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सर्टोली सेल भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, और इससे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ओके। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसका हम माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी देखेंगे, किसका, ओवरी का। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे यह है आउटर और यह है इनर। इनर पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यूट्रस। इनर पोर्शन में क्या है, यूट्रस, जिसको हम वॉम भी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो यूट्रस है वो कहाँ से ओपन होगा, इस रीजन से ओपन होगा। इस रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स, ओके। तो सर्विक्स ओपनिंग है यहाँ पे, जहाँ से क्या होगा, यूट्रस का पोर्शन ओपन होगा, और इसके इस साइड जो है, दोनों साइड क्या मिलने वाले हैं, ओवरी मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन अगर इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देखें, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे मिनोरा एंड मजोरा, इसको हम बोलते हैं लेबियम मिनोरा और लेबियम मजोरा। तो दो पोर्शन मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा हमको क्लिटोरिस, ओके। और यहाँ पे ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है वेजाइना का पोर्शन, ओके। तो ये वेजाइना का पोर्शन, देन इसके बाद यहाँ पे रहेगा क्या, सर्विक्स का पोर्शन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और सर्विक्स का ओपनिंग यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ये वाला पोर्शन है, और यूरिनरी ब्लैडर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैटेगरी देखो यहाँ पे भी हम 4 कैटेगरी बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड हम डक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, थर्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फोर्थ ममरी ग्लैंड। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होगा क्या, ओवरी। तो इसमें पेयर ऑफ ओवरी मिलेंगे और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो क्या बनेगा यहाँ पे, फीमेल एग बनेगा, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। देन जो डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम में यहाँ पे कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट। डक्ट सिस्टम में सबसे पहला क्या है, ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अलावा इसमें क्या होगा, यूट्रस, देन सर्विक्स और वेजाइना। तो हम एक एक करके इसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो ऑर्गन के बारे में स्टडी करने से पहले एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसको देख लें, है ना, कि क्या क्या प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। अब गैमेट बन गया, गैमेट बनने के बाद, और गैमेट कहाँ बना, ये ओवरी में बना। ओवरी में गैमेट बनने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ओव्यूलेशन। दैट मीन्स वो गैमेट जो रहेगा ओवरी से निकल जाएगा। ओवरी से निकलने के बाद जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी, ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद उसमें मेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मेल जो गैमेट है वो फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो होगा डेवलप होगा, और डेवलप होने पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी, है ना। और प्रेगनेंसी के बाद फिर चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड केयर आता है, ठीक। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परफॉर्म होती है। अब यहाँ पे एक एक डिटेल्स देखते हैं पूरे जो डायग्राम है उसमें। तो डायग्राम जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेजाइना से। सो बेसिकली यहाँ तक हमने क्या किया था, स्टडी कर लिया था वेजाइना। अब वेजाइना के अंदर की तरफ हम जाएंगे तो हमको पोर्शन मिलेगा किसका, सर्विक्स का। सो बेसिकली ये होगा सर्विकल कैनल, और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको यूट्रस का पोर्शन, ओके। तो ये यूट्रस का पोर्शन है जो कि पियर शेप होगा, और यहाँ पे होगा यूटेरिन कैविटी। देन ये जो यूट्रस का पोर्शन है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होंगी यहाँ पे, 3 लेयर्स। तो ये होगा एक लेयर जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बाद सबसे लास्ट लेयर होगा, ये होगा पेरीमेट्रियम, और इन दोनों के बीच में होगा क्या, मायोमेट्रियम। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम 1 2 3 लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 1, यह है 2 और यह 3। तो 3 लेयर्स होगा। तो जो यूट्रस का पोर्शन होगा वो 3 लेयर्स का बना रहेगा। देन अब यहाँ पे क्या होगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये जो डिवाइड होगा इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब में 2 ट्यूब बनेंगे यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर में यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा, ओवरी। तो दोनों साइड रहेंगे ये, तो पेयर्स में रहेंगे ओवरी। तो ये है ओवरी फर्स्ट और ये है ओवरी सेकंड, ठीक। तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनफंडिबुलम का जो रीजन रहता है वो ओवरी के पास रहता है, और ओवरी से जब ओवम बन के बाहर आता है तो वो किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, फिम्बरी के थ्रू। फिम्बरी बेसिकली इनफंडिबुलम के कॉर्नर का स्ट्रक्चर है, और ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और जो एग होगा उसको क्या करेगा, वो कैच कर लेगा, है ना, और कैप्चर करके कहाँ पे पहुंचा देगा, इनफंडिबुलम रीजन से होते हुए वो एम्पुला तक पहुंचा देगा। एम्पुला इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वाई, बिकॉज एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस होगी इसमें, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो चलो एक एक करके हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरीज का। तो ओवरी क्या है, पेयर में मिलेंगे, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, ओके। और इसके अलावा जो ओवरी होगा वो स्टेरॉइड हार्मोन को भी सीक्रेट करेगा, जो क्या है, ओवेरियन हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। अब मिलता कहाँ पर है, ये ओवरी का एक्चुअल में क्या किया हमने, इसको
क्रॉस सेक्शन काटा, क्रॉस सेक्शन करने के बाद फिर हमको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें जो ये पूरा मटेरियल है ना, ये क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम इसको? स्ट्रोमा। और ये दो पार्ट का होगा, एक होगा पेरीफेरल पार्ट और एक होगा इनर पार्ट। इनर पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, इनर मेड्यूला। और पेरीफेरी में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे पेरीफेरल कॉर्टेक्स। और लोकेशन देखो यहाँ पे, लोकेशन लोकेशन कहाँ पे? पेल्विक वॉल। ठीक है। और लिगामेंट से क्या होता है? यूट्रस जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डक्ट सिस्टम की। अब डक्ट सिस्टम को आने से पहले यहाँ पे देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में ही हमने अभी देखा था। तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि डक्ट भी मिल रहे हैं हमको। ठीक। और जिस तरीके से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट का काम था, वहीं पे इसका काम भी वैसा ही रहेगा, है ना। बस कुछ यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे डक्ट सिस्टम में देखो आप, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम है, देन उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नेम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं हम? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेंडिबुलम, देन एम्प्यूला और इस्थमस। तो इन्फेंडिबुलम रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा? फनल शेप रहेगा। ठीक है। और ओवरी पास रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे फिम्बरी, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ये ओवम को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। एम्पुला जो होगा वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस्थिमस जो रहेगा वो क्या है? वो एक लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, और यूट्रस से क्या करता है? वो कनेक्ट करता है ना। और जो ओविडक्ट है बेसिकली 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। ठीक। अब हम बात करते हैं यूट्रस का। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डक्ट सिस्टम देख लिया, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को इस्थेमस, एम्प्यूला और इन्फेंडिबुलम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जो ये पार्ट है, ये पार्ट कौन सा रहेगा? अब यूट्रस का पार्ट। अब यूट्रस का पार्ट जो है इसको हम वोम भी बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड पियर शेप का रहता है। ठीक। अब इसमें क्या होगा? यूट्रस ओपन वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। तो नैरो सर्विक्स से क्या रहेगा? वेजाइना में ओपन हो जाएगा, है ना। और जो कैविटी होगी इसमें, है ना, वो भी यहाँ पे रहेगा। और कैविटी बेसिकली क्या बनाएगा? ये बर्थ कैनल। तो ये बर्थ कैनाल बना लेगा। और यहाँ पे यूट्रस में ही, दैट मीन्स इस पोर्शन में ही क्या डेवलप करता है? फीटस पूरी तरीके से डेवलप करता है ना। तो फीटस यहीं पे ही डेवलप करेगा। ओके। अब आते हैं हम यहाँ पे यूटेरिन वॉल पे। यूटेरिन वॉल जो है बेसिकली तीन लेयर की है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। एक होगा पेरीमेट्रियम, जो कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन लेयर है। देन मायोमेट्रियम, जो कि मिडिल लेयर है ना। और किस मसल से मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल, जो कि हेल्प करते हैं डिलीवरी में। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो उसको बाहर निकालना रहेगा बॉडी के, दैट मीन्स डिलीवरी का टाइम रहेगा। उस टाइम पे ये स्मूथ मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करेंगी और बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक। अब है ये एंडोमेट्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका, क्योंकि एंडोमेट्रियम में एक तो होता है इम्प्लांटेशन, है ना। जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली इम्प्लांट कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम लेयर में ही होता है। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो लेयर है, इस टाइप की जो लेयर्स हमको आ रही हैं, यहीं पे बेसिकली इम्प्लांट होगा। ओके। यहीं पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांटेशन का इंपॉर्टेंट वर्क एंडोमेट्रियम में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइकिल को भी परफॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कैनल पे आ जाते हैं। जो कैनाल है वो बर्थ कैनाल बोलते हैं हम इसको, सर्विक्स को, है ना। जो कि बाद में आगे चल के क्या होगा? यहीं से जो बेबी होगा बेसिकली वो डिलीवर होगा। और ये वेजाइना में क्या होता है? ओपनिंग हो जाती है इसकी। देन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो इसमें मोन प्यूबस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, और इसके अलावा यहाँ पे हाइमेन मेम्ब्रेन होगी और क्लिटोरिस होगा। तो बेसिकली हाइमेन मेम्ब्रेन जो होता है वो वेजाइना को पार्शियली कवर करता है, बट ये क्वाइटिस के समय या फिर किसी स्पोर्ट्स के समय क्या होता है? ये ब्रेकआउट हो सकता है ना। और जो क्लिटोरिस होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अपर जंक्शन में, है ना।
लेबिया मेनोरा जो रहेगा वहाँ पे ये मिलता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स में। अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो सीधे हम डायग्राम पे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, फैट। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली क्या है, ये फैट स्ट्रक्चर्स हैं। तो फैट मिलेगा यहाँ पे। फैट मिलने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये सैक हैं बेसिकली, और इन सैक को हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई, है ना। तो बेसिकली एल्वियोलस है, तो एल्वियोलस सैक है। और ये जो सिचुएटेड हैं, ये किस में सिचुएटेड है, लोब में सिचुएटेड है। ओके, तो चारों तरफ क्या है, फैट है। फैट के बाद यहाँ पे इसमें क्या है, लोब्स है, और इन लोब्स में क्या मिलेंगे, एल्वियोलस मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। ठीक, अब ये मेमोरी एल्वियोलस आगे एक्सटेंड होंगे और कनेक्ट होके क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे एक्सटेंड होंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एम्पुला। और एम्पुला के बाद आगे एक्सटेंड होंगे और क्या बनाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद फिर क्या होगा, निपल। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट है, बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है। चलो इसको हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो द पेयर ऑफ ब्रेस्ट कंटेन ग्रैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ठीक, तो काफ़ी फैट रहेगा और इसके अलावा क्या रहेगा, ग्रैंडुलर टिश्यूज रहेंगे। तो जो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज रहेंगे, इसमें मेमोरी लोब्स होंगे, कितने, 15 to 20 लोब्स। देन इन लोब्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स रहेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करेंगे, मिल्क को सीक्रेट करते हैं। ओके, तो एल्वियोलाई जो होगा मिल्क को सीक्रेट करेंगे, और वो कैविटीज़ में और ल्यूमेन या कैविटीज़ में क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। देन ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में क्या होंगे, ओपन होंगे। देन यहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ज्वाइंट होंगे और क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ज्वाइंट्स होंगे और वाइडर रीजन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे मेमोरी एम्प्यूला। अब मेमोरी एम्प्लिया जो है कनेक्टेड होंगे ल्यूसिफेरस डक्ट से, जहाँ से क्या होता है, मिल्क बाहर की तरफ आ जाता है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसमें बेसिकली। ठीक, और पीछे की तरफ से यहाँ पे क्या है, रिब्स है, ये रिब्स है। देन मसल्स हैं इनके बीच में। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट टॉपिक, विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। बट कैसे, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पर्मेटोगोनिया से। किससे होगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म सेल बन जाएगा, और ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। oogenesis में क्या होता है, oogonia प्रोड्यूस मेच्योर ओवम। oogonia से क्या बनेगा, ओवम बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, ये ओवरी में बनेगा। इसको हम बोलते हैं oogenesis। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल में होती है ना। तो जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, उस पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और अपने ही जैसे और सेल्स बनाते हैं। तो इनमें भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो बेसिकली माइटोसिस करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करते रहेंगे, है ना। और ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है, वो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, कितना क्लियर। अब आते हैं, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बनेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू। मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिवाइड करेंगी, और डिवीजन कौन सा होने वाला है, डिवीजन होने वाला है यहाँ पर मियोटिक डिवीजन। तो इसको मैं लिख देता हूँ M1। तो जैसे ये म्यूटिक डिवीजन करेंगी, तो इनमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हो जाएंगे हाफ, है ना। क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो रिडक्शन हो जाएंगे, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा, स्पर्मेटोसाइट्स। कौन सा स्पर्मेटोसाइट्स,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है बेसिकली अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, और नंबर को इंक्रीज करने के बाद जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि बेसिकली क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे ये म्यूटिक डिवीजन में जाएंगे, और म्यूटिक डिवीजन में जाने पे M1 है ना, फर्स्ट जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसको कंप्लीट करेंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हो जाएंगे हाफ, दैट मीन्स 23। देन अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे, और फर्दर डिवीजन जब करेंगे तब क्या होगा, ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बना लेंगे, स्पर्मेटिड्स। तो ये स्पर्मेटिड्स जो रहेंगे इसमें भी जो क्रोमोसोम के नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, 23। इसको हम बोलेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन, है ना, क्योंकि मियोसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो बार मियोसिस प्रोसेस होता है ना। तो बेसिकली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड। ठीक, तो स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, डिप्लॉयड। कितने हैं, डिप्लॉयड, दैट मीन्स 46, है ना। तो बिल्कुल सिंपली आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस स्टेज में कितने क्रोमोसोम के नंबर होंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कन्फ्यूजन भी। बट अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मियोसिस 2 के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम हैं, और स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम हैं। अब जो स्पर्मेटिड है ये डेवलप होगा, और डेवलप होकर क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोवा। क्या बनाएगा ये, स्पर्मेटोजोवा। अब जो स्पर्म का हेड है वो सार्टोली सेल में क्या होगा, इमिनेंट होगा, क्योंकि हमको पता है कि सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स में सार्टोली सेल्स भी हैं। तो ये स्पर्मेट जो स्पर्म रहेगा वो सार्टोली सेल में इमिनेंट होगा, और वहाँ से क्या करेगा, एनर्जी, है ना, वहाँ से उसको क्या मिलेगा, फूड मिल जाएगा, और फिर आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर, ठीक, ये है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेंगे वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर क्या होगा, ये बनाएंगे स्पर्मेटेड, फोर्थ, और फिर स्पर्मेटेड जो रहेंगे क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन्स फिफ्थ। तो कंप्लीट बन गया यहाँ पे, और ये जो न्यूट्रिशन है यहाँ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सार्टोली सेल से। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के नंबर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, है ना, एट प्यूबर्टी, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, बहुत सारी सेल्स बना लेगा, और डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद फिर क्या बना लेगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेगा डिवाइड करेगा, और क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम है, 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन कंप्लीट होगा, और क्या बना देगा, स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड डिफरेंशिएट करके क्या बना देगा, स्पर्मेटोजोआ। तो दिस इज वेरी सिंपल फ्लो डायग्राम, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे हार्मोन का जो पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से, दैट मीन्स ब्रेन, है ना, ब्रेन का पोर्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस, वहाँ से GnRH ये सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH, दैट मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे, और ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि फिर से कहाँ मिलता है, ब्रेन में, है ना। तो ब्रेन में क्या मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा तो उससे दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे। एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट मीन्स एफएसएच, और दूसरा होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहेगा वो सार्टोली सेल पे एक्टिवेट को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स जो होंगे वो रिलीज होंगे जो कि ज़रूरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे वर्क करेगा और फिर एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही सीक्रेट होंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, किस स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। सो स्पर्म जो होगा वो, उसमें क्या क्या होगा, हेड पोर्शन, टेल पोर्शन और मिडिल पोर्शन। सो दिस इज द हेड पोर्शन, है ना। आगे जो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज एक्रोसोम। देन उसके बाद फिर ये रहेगा नेक पोर्शन, और नेक पोर्शन में यहाँ पे आप देखोगे क्या मिलेंगे हमको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स है, और यह है टेल जो कि क्या करेगा, इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है यहाँ पे, नेक पोर्शन में क्या अवेलेबल है, नेक पोर्शन और उसके मिडिल पीस में क्या अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी उसको मिलेगी वहाँ से। देन उसके बाद आगे पोर्शन है यहाँ पे एक्रोसोम। ठीक, आगे क्या है, एक्रोसोम, और यहाँ पे ये पोर्शन है न्यूक्लियस। क्या कंटेन किया हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में कवर अप रहेगा, है ना, पूरी बॉडी जो रहेगी इसमें कवर रहेगा, ये रहा कवर। देन हेड पोर्शन में यहाँ पे एक्रोसोम मिलेगा। एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एग सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ने में मदद करते हैं, है ना। तो टूट जाएगा वो, देन उसके अंदर जाएगा ये और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। मिडिल पीस रहेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, है ना, जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एजुकुलेशन में बात करें कि एजुकुलेशन के समय 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, है ना। और एक वर्ड है सीमन। सीमन के बारे में जल्दी से देख लेते हैं क्या है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें स्पर्म होगा और फ्लूइड होगा, जो कि कहाँ से सीक्रेट होगा, फ्लूइड। फ्लूइड सीक्रेट होगा एक्सेसरी डक्ट से, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल, इन ग्लैंड से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो सीक्रेट होगा और स्पर्म के साथ मिक्स कर हो जाएगा, और इसके बाद क्या बना देगा, सीमन बना देगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं oogenesis का, है ना। oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ओवम का फॉर्मेशन, है ना। ओवम का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। एंड oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि वो कब होता है, प्यूबर्टी के बाद, है ना, स्टार्ट हो जाता है। बट oogenesis जो होगा वो फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तभी क्या होगा, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मिलियंस ऑफ गैमेट जो हैं वहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फीटल ओवरी में, है ना, जब फीटल डेवलपमेंट होगा उसमें जो ओवरी बनेगी उसी में मिलियंस ऑफ गैमेट बन जाएंगे। और बर्थ के बाद कोई भी ओगोनिया, दैट मीन्स ओवम को बनाने के लिए जो मदर सेल है वो नहीं बनती। ओके, तो ओगोनिया जो रहेगा वो बर्थ के बाद नहीं बनते हैं, वो फीटल डेवलपमेंट के समय ही बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो ओगोनिया है बेसिकली किससे बनता है, प्राइमरी oocyte से बनता है। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, जो ओगोनिया जो रहेगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी oocyte बनेगा कैसे ये देख लेते हैं। प्राइमरी oocyte फिर आगे डेवलप होकर फिर एग का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोसेस बिल्कुल ईजी तरीके से याद करो। ओगोनिया मियोसिस करेगा, ठीक है, और अरेस्ट हो जाएगा कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट पे, है ना। और जब प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेज में उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी oocytes। तो ओगोनिया है, ओगोनिया ने क्या बना लिया, प्राइमरी oocytes बना दिया, और अब डिवीजन बंद। प्राइमरी oocyte जो रहेगा उसके ऊपर बहुत सारी सेल्स आ जाएंगे, और उन सेल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलोसा सेल। ठीक, तो ग्रेन्यूलोसा सेल जैसे ही उसमें लेयर बन जाएगी तब उसका नाम बदल जाएगा, प्राइमरी oocyte का नाम बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल।
क्या नाम आ गया उसका? प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल रहेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे? डी जनरेटेड होते जाएंगे, और जब तक प्यूबर्टी आएगी फीमेल्स में तब तक 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे रहेंगे ओवरी के अंदर। एक ओवरी में कितने रहेंगे? लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होंगे? सराउंडेड हो जाएगी, इनके ऊपर लेयर आ जाएगी ग्रैन्युलोसा सेल की, थीका सेलिकल सेल की, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था? ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर थी, अब उसमें थीका सेल की लेयर और आ गई है, तो अब इसको हम बोलेंगे क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर आ गया है सेल का, उसको हम बोलेंगे क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा? उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भी आ जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड फ्लूइड। तो लिक्विड फ्लूइड उसमें आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे हम? एंट्रम। ओके, तो जब ये एंट्रम आ जाएगा तब ये हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल। तो इस तरीके से यहाँ पे दो लेयर फॉर्म हो जाएंगे, एक होगा थीका इंटरना और एक होगा थीका एक्सटर्ना। तो थीका एक्सटर्ना बेसिकली बाहर की लेयर होती है और थीका इंटरना इनर लेयर होती है। ठीक है, दो लेयर होते हैं, और बीच में अंदर साइड क्या रहेगा? अंदर जो न्यूक्लियस है ना, दैट मीन्स जो फीमेल गैमेट है अंदर वो है, और उसमें एक फ्लूइड भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में ये बाहर लेयर है और यहाँ पे ये है फ्लूइड जो क्या है? एंट्रम। ये क्या है? एंट्रम। और अंदर आप देख रहे होंगे ये है ओसाइट, जो कि अरेस्ट है किसमें? ये अरेस्ट है आपके प्रोफेज 1 में। ठीक है, अब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट है और तब भी इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स बने जा रही हैं, है ना। तो और लेयर्स पे लेयर्स बने जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? टर्शरी फॉलिकल तक भी आ गया अभी। अब क्या होगा? अब देखो स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे पहले क्या हुआ? ओगोनिया ने क्या फॉर्म किया? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो कैसे आया? मियोसिस डिवीजन हुआ था उसमें, है ना। ओगोनियस में मियोसिस स्टार्ट हुआ और प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया और क्या बना लिया? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गई, वो कौन सी लेयर थी? ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर। जब ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ गई तो उसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, किसकी? थीका की। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर थी और उसके बाद थीका की लेयर आ गई, तो क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब उसके अंदर एक फ्लूइड आ गया, ठीक है, कौन सा फ्लूइड? एंट्रम। और दो लेयर्स बन गई, एक बन गया थीका इंटरना और एक हो गया थीका एक्सटर्ना। अब जो हमारा मियोटिक में जो अरेस्ट है उसका क्या होगा? जो प्राइमरी oocyte है, द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो। अब यहाँ से क्या किया उसने? ग्रो करना स्टार्ट किया, और ग्रो करने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। ओके, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होगा तो हमको पता है कि एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? दो सेल, मियोटिक फर्स्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो दो सेल बनती हैं उनमें एक सेल जो होता है वो क्या होगा? वो होगा सेकेंडरी oocyte। वो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। और जो दूसरा सेल बनेगा वो बेसिकली क्या होगा? टिनी होगा, साइज में क्या होगा? टिनी, छोटा साइज में होगा। तो टिनी पोलर बॉडी, ये टिनी पोलर बॉडी बनेगा, जो आगे चल के क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं। ये आगे चले क्या? वो डीजनरेट हो गया
और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो काम करेगा। वो क्या करेगा? वो काम करेगा। ठीक है, तो उसको वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे याद करो कि जो प्राइमरी ओसाइट है वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर वो क्या होगा? साइज में ग्रो करेगा और म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा। प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था वो। म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा और क्या बना लेगा? एक बनाएगा सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट से क्या बन गया? सेकेंडरी ओसाइट। और एक टिनी पोलर बॉडी बनेगा जो आगे चल के डिजनरेट हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, अब क्या होगा? द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू लेयर। जो सेकेंडरी ओसाइट जो है अंदर, उसमें एक नई लेयर बनेगी। उसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेल्यूसिडा, जो बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर की लेयर रहेगी। ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो नाउ रप्चर हो जाएगा, टूटेगा और सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाल देगा। सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाल देगा ओवरी के, और इसको हम बोलेंगे क्या? ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। प्राइमरी फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कर लिया इसने। ग्राफियन फॉलिकल करने के बाद ये बाहर आ गया, रिलीज हो गया, और रिलीज होके क्या किया? ओवम को बाहर कर दिया। और ये खुद जो ग्राफियन फॉलिकल है अब हो गया इम्पटी। ये क्या हो गया? इम्पटी। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम को बाहर निकाल देगा। अब ये जो इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल है क्या फॉर्म कर लेगा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम स्टडी करेंगे। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। तो इस प्रोसेस में देखो, अभी ओवम के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है, अभी वो क्या नहीं बना? ओवम नहीं बना। अभी क्या नहीं बना? ओवम नहीं बना। इसको आपको याद रखना है। ठीक, क्या हुआ? उगोनिया ने क्या बनाया? प्राइमरी ओसाइट बनाया, है ना। प्राइमरी ओसाइट जो है उसने वो कहाँ पे अरेस्ट है? वो फर्स्ट में अरेस्ट है, प्रोफेस फर्स्ट में। देन उसने कंप्लीट किया, ये सेकेंडरी ओसाइट बना लिया। प्राइमरी ओसाइट से क्या बना? फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट बनाया। और सेकेंडरी ओसाइट जो है अभी क्या है? अरेस्ट है। अब वो आगे चल के क्या होगा? फिर डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? यहाँ पे ओवम बनाएगा। ओके, और ओवम बनाएगा और एक साइड वो फिर से सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखो, जब उसने फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट किया तो क्या बना? सेकेंडरी ओसाइट। और क्या बना था? पोलर बॉडी जो डिजनरेट हो गया था। अब सेकेंडरी ओसाइट फिर से डिवाइड करेगा, म्यूटिक डिवीजन 2। ये कौन सा है? म्यूटिक 1। और यहाँ पे क्या होगा? म्यूटिक डिवीजन 2 कंप्लीट होगा और क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी ओसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23। प्राइमरी ओसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46। देन यहाँ पे सेकेंडरी में क्या हो गया? 40, सॉरी सेकेंडरी में हो गया 23, और ओवम में कितने रहेंगे? 23, है ना। तो ये जो प्रोसेस है अभी नहीं हुई स्टार्ट। यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, ये स्टार्ट होगी। और कहाँ पे होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ओव्यूलेशन तक तुम क्लियर? चलो, अब आते हैं हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ओवम बेसिकली कैसे बनेगा, तो इसको याद रखना। ओके, कि अभी हम ओवम बनने की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं पहले। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो बॉडी है, ये ऑर्गन्स हैं, इनमें क्या होगा? कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना। तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग में ये जो दो ऑर्गन है वो क्या होंगे? चेंज होंगे। अब ये दो ऑर्गन कहाँ की बात कर रहा हूँ? दो लोकेशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। एक मैं बात कर रहा हूँ कहाँ का? ओवरी का, है ना। और दूसरी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूट्रस का। और यूट्रस में भी बेसिकली कहाँ पे? ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है। तो एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ओवरी है। इन दोनों में क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होता है। और इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक सिंपल सा डेफिनेशन है
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रेगुलर नेचुरल चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। कहाँ कहाँ पे? यूट्रस और ओवरी में। तो यूट्रस और ओवरी में जो कंटिन्यूसली चेंज होगा उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सो द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन होगा, देन उसके बाद दूसरा मेंस्ट्रुएशन आने तक ये साइकिल चलेगी, जो कितना पीरियड रहता है? 28 से 29 डेज का होता है एवरेजली, है ना। अगर एवरेज निकालते हैं तो 28 और 29 डेज का ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजीज हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज आर regularly discharged in a period manner from the inner lining of the uterus through the vagina। तो वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू कंटिन्यूसली क्या करते हैं? निकलते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में निकलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। एक वर्ड होता है मेनार्च। मेनार्च का क्या मतलब हुआ? जब ह्यूमन फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होगी उसी समय क्या होगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं मेनार्च। एक थर्ड है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब क्या? द परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल बॉडी में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। जो कि एवरेज बात करें तो 45 टू 50 ईयर्स का होता है। इस एज के बाद क्या होता है? वो मीनोपॉज आ जाता है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेशन एंड फोर्थ ल्यूटल फेज। इजी। मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटल। सबसे पहले हम बात कर लें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा। सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? यूट्रस में क्या चेंज आएगा और ओवरी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वही ब्लड और म्यूकोसा का वेजिना के थ्रू वापस बाहर आना। ये 3 से 5 दिन तक चलता है, 3 to 5 डेज का होगा यहाँ पे। और इसमें क्या होता है? जो यूट्रस होता है उसमें एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है? ब्रेक्ड हो जाती है यूट्रस में। यूट्रस में क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में? कि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक। तो ये ब्रेक होके क्या हो जाएगी? बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेजाइना के थ्रू ये लेयर जो है ये टूट के बाहर आने लग जाएगी, है ना, जो ब्लड के फॉर्म में दिखाई देता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम ओवरी की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से क्या होता है? डीजनरेट होने लग जाता है ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? डीजनरेट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रोसेस में ये कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? डीजनरेट होने लग जाएगा इस प्रोसेस में, है ना। जब मेंस्ट्रुअल फेज चलता है तो बेसिकली पूरी तरीके से डीजनरेट हो चुका होता है, ठीक। देन इसमें कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोगेस्टेरोन। तो क्योंकि ना तो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है और ना ही यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन बचता है, ठीक है। तो प्रोगेस्टेरोन भी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होगा? प्रोगेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बना के रखता है। प्रोगेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बना के रखता है। तो एंडोमेट्रियम जो है वो टूटता जाएगा, मतलब प्रोगेस्टेरोन नहीं बनेगा। तो प्रोगेस्टेरोन जब बन ही नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम भी नहीं बचने वाला, वो भी टूट रहा है। तो बेसिकली यूट्रस में क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली पूरी तरीके से डिजनरेट हो गया है ना। 3 से 5 डेज तक चलता है ये। और ये कब आता है? मेंस्ट्रुअल फेज आता कब है? जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है। सपोज करो कि एग फर्टिलाइज हो गया, और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो एंडोमेट्रियम डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन का वर्क होता है ना। तो इम्प्लांटेशन होता है वहाँ पे, इसलिए एंडोमेट्रियम का नहीं टूटना है ना। तो इस केस में क्या होगा? पूरा रिवर्स हो जाएगा, सब चीज़ें रुक जाएंगी, है ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होगा? यहाँ पे रुक जाएगा। अगर सपोज करो मेंस्ट्रुअल फेज अगर नहीं आता तो वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। वो क्या है? प्रेगनेंसी का इंडिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद एक और पॉइंट देखो यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड ड्यू टू द स्ट्रेस, पुअर डाइट और पुअर हेल्थ के कारण भी क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट होता है, ठीक। तो ये हो गया 3 to 5 डेज तक चलने वाला मेंस्ट्रुअल फेज। देन उसके बाद आते हैं हम फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? फॉलिकुलर फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप होता है ना। 6 to 13 डेज लग जाते हैं फॉलिकुलर फेज में, है ना, जो कि हमने स्टडी किया था।
कि फॉलिकल्स जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल किस तरीके से बनता है। ये देखो यहाँ पे इसमें प्राइमरी फॉलिकल से तो ग्राफियन फॉलिकल तक बनने का टाइम पीरियड, ठीक। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा स्टेज है, ये है फॉलिकुलर फेज, जो कि 6 से 13 डेज तक ड्यूरेशन इसका होता है। और इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वापस रीजनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो चुका था, ये पूरी तरीके से हो जाता है डीजनरेट, है ना। तो वापस से बनना स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे लेयर्स वापस से बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है, फॉलिकुलर फेज चल रहा है। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लेयर बनना भी स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो ये लेयर बन गई फॉलिकुलर स्टेज में। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, पूरी एकदम से लेवल हाई नहीं होता, धीरे धीरे क्या होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो ये बढ़ेंगे, तो ओव्यूरन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। जो क्या करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे, जो हेल्प करेंगे इन सभी प्रोसेस में, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल बनने में यू और एंडोमेट्रियम जो है उसको प्रोलिफेरेट होने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, एल एच सर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। एल एच सर्ज, एल एच सर्ज किसको बोलते हैं, एल एच सर्ज का मतलब होता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एल एच सर्ज। और इसके कारण क्या होगा, ओव्यूलेशन, दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से बन जाएगा। अब क्या होगा, ओव्यूल बाहर आ जाएगा, है ना। और इसको हम बोलेंगे क्या, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। कौन से दिन पे, 14th डे, याद रखना ये 14th डे में, 13 दिन तक क्या है बना वो, देन 14 दिन में वो बाहर आ गया। और ये कैसे हुआ, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और ओवम बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एल एच सर्ज, दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफ का लेवल जो रहेगा काफ़ी हाई हो जाएगा, स्पेसिफिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इसके बाद आएगा ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज जो है इसमें क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ठीक है। और 15 से 28 डेज तक ये चलता है। अब कार्पस ल्यूटियम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ ओवम बाहर आ गया, ओवम बाहर आने के बाद फिर क्या बना यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा किसको, प्रोगेस्ट्रॉन को। कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्ट्रॉन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बन चुका है, कार्पस ल्यूटियम बन चुका है। और ये प्रोगेस्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा एंडोमेट्रियम को बनाने में। और एंडोमेट्रियम में ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जो हम नेक्स्ट अभी टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, ओके। अगर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो क्या होगा, प्रोगेस्ट्रॉन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, है ना। सो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये इस डायग्राम में यहाँ पे है पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, एल एच और एफ एस एच दोनों का लेवल इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, ये ओव्यूलेशन, है ना। तो ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल यहाँ पे हाई है। अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो यहाँ पे जो प्रोगेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन, उसका लेवल क्या हाई हो गया, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफेटिव फेज भी बोलते हैं, ल्यूटल फेज जिसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में, ये दोनों चीज़ें क्या है। इंसेमिनेशन स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, जो सीमन होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा वेजाइना में, ठीक, पेनिस के थ्रू। देन जो स्पर्म रहेगा वो पहले कहाँ पे जाएगा, सर्विक्स में, फिर यूट्रस में जाएगा, फिर एम्पुलरी रीजन तक जाएगा, और एम्पुलरी रीजन में क्या हो जाएगा, फ्यूजन। एम्पुलरी रीजन में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन जब होगा एग और स्पर्म का, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक।
और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा तो किस में चेंजेस आ जाएंगे, जोना प्लूसिडा में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो ओवम है उसके चारों तरफ क्या बना है, जोना प्लूसिडा बना है। जोना प्लूसिडा में चेंजेस आ जाएंगे जिसके कारण दूसरे स्पर्म जो रहेंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, एंटर अब इसमें नहीं कर पाएंगे। और एंटर करने के लिए कौन हेल्प करेगा, एक्रोसोम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो कि क्या करेगा, जोना प्लूसिडा को पेनिट्रेट कर देगा बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा oocyte जो है सेकेंडरी oocyte, उसका डिवीजन। तो अपने सेकेंड म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा और ओवम बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ओटिड। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 23। और जो स्पर्म होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, 23 रहेंगे। तो ओवम में भी 23 रहेंगे और स्पर्म में भी 23। तो 23 प्लस 23 कितने क्रोमोसोम आ गए टोटल, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम है एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम है एक्स वाई क्रोमोसोम, है ना। तो यहाँ पे जो 22 क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोम्स होंगे और एक क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। तो अगर हम मेल में देखें तो मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में होता है एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में जो एग बना है उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और बाकी मेल स्पर्म जो रहेंगे, हाफ स्पर्म क्या रहेंगे, एक्स क्रोमोसोम और हाफ स्पर्म रहेंगे वाई क्रोमोसोम। अब कौन सा क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है उस पर डिपेंड करेगा कि फीमेल बनेगा ऑफस्प्रिंग या फिर मेल बनेगा। तो इस तरीके से अगर एक्स स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल। और वाई स्पर्म ने अगर एग को, दैट मीन्स ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या बनेगा, वो मेल, है ना। एक्स ने कर दिया तो फीमेल और अगर वाई स्पर्म ने कर दिया तो मेल बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मेल है वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि जो जायगोट बनना है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब जायगोट बनने के बाद उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज। तो आपको याद रखना है कि स्पर्म है, देन यहाँ पे ओवम है, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या बना दिया उन्होंने, जायगोट बना दिया। अभी ये जो जायगोट है इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी क्लीवेज की प्रोसेस। ठीक है। अब ये क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। तो एक सेल से क्या करेगा, ये एक सेल से दो सेल बना देगा, फिर दो सेल से फिर ये चार सेल बना देगा, फिर चार सेल से फिर 8 सेल बना देगा। तो इस तरीके से फिर 8 से फिर 16 बना देगा। तो इसकी हर सेल जो है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर बोलेंगे, है ना। तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर कंटेन किया हुआ एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, मोरियोला। ठीक। एंड द मोरियोला कंटिन्यू डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। और कहाँ पे मूव करेगा, यूट्रस में मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा, है ना, फर्टिलाइज हुआ, जोना प्लूसिडा है ये बाहर की लेयर, अंदर ओवम है। यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद एक से कितने सेल बनाए, दो सेल बनाए, दो से चार सेल बनाए, चार से 8 सेल बनाए और क्या बोल दिया हमने उसको, मॉड्यूला बोल दिया। मॉड्यूला और अपग्रेड होगा और डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से मूव करता भी जाएगा, डिवाइड भी होता जा रहा है और मूव करता भी जा रहा है। ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी प्रोसेस होगी। अब देखो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ब्लास्टोसाइट्स में, वो दो टाइप से अरेंजमेंट होंगे। ब्लास्टोमियर मतलब सेल। ठीक। एक होगा आउटर लेयर बना लेगा और एक बना लेगा इनर लेयर, है ना, इनर ग्रुप ऑफ सेल। इनर ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं इनर मास या फिर इनर सेल मास। और जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट जो रहेगा वो बेसिकली एंडोमेट्रियम से क्या करेगा, अटैच करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, ये ट्रोपोब्लास्ट है और ये है इनर सेल मास। ठीक है। ऊपर क्या है, ट्रोपोब्लास्ट और अंदर क्या है, इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, पूरी तरीके से एम्ब्रियो बनाएगा और डिफ्रेंशिएटेड होगा
और ट्रोपोब्लास्ट रहेगा वो एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा। द सेल्स ऑफ यूट्रस डिवाइड रैपिडली, यूट्रस की सेल कंटिन्यूस डिवाइड करेंगी एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा, कवर करेगा। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यूट्रिन वॉल में क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक, और इस इम्प्लांटेशन के बाद हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेप्स होंगी। तो प्रेगनेंसी जैसी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ठीक, तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। जितने भी फूड मटेरियल हैं वो सभी और सब्सटेंस हैं वो सभी क्या होंगे, प्लासेंटा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, तो बेसिकली प्लासेंटा का फंक्शन देखो, दैट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा, और इसके अलावा रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर एक्सक्रेटरी जो वेस्ट मटेरियल है उसको, है ना। तो फीटस में बहुत सारे एक्सक्रेटरी मटेरियल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना है, तो वो सभी काम बेसिकली प्लासेंटा के थ्रू ही होंगे। ठीक, तो मदर की बॉडी में और जो मैटरनल बॉडीज को हम बोलेंगे और फीटस, दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, प्लासेंटा है। बट प्लेसेंटा बनता कैसे है, प्लेसेंटा जैसे क्या होगा कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो कॉरियोनिक विली, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे ट्रोपोब्लास्ट में। ट्रोपोब्लास्ट कौन सी लेयर है, बाहर की लेयर है, ये ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट जो बाहर की लेयर है उसमें क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉरियोनिक विली। कॉरियोनिक विली जो रहेंगे यूटेरिन टिश्यू के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और ज्वाइंटली यूटेरिन टिश्यू और कॉरियोनिक विली आपस में मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। ये जो प्लेसेंटा रहेगा ये फीटस के साथ क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, सो द प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के अलावा, एक्सक्रिएशन करने के अलावा एक और काम करेगा, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। इसमें बहुत सारे हार्मोन जनरेट होंगे, तो देख लेते हैं वो हार्मोन कौन कौन से हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि ये स्पेसिफिक हार्मोन है ना, जो कब सीक्रेट होते हैं, प्रेगनेंसी के समय। उन हार्मोन को आपको स्पेसिफिकली याद करना है। तो कौन कौन से हार्मोन है, एक है आपका HCG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और दूसरा है HPL, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के समय ही क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि ओवी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो रिलैक्सिन है ये भी प्रेगनेंसी के समय ही क्या होता है, निकलता है ना। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी यहाँ पे लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का भी हमने स्टडी किया ही था कि एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने में बिल्कुल हेल्प करता है वो। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, देन थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए खासतौर पर प्रोलैक्टिन। ठीक, तो हाई लेवल ऑफ दीज हार्मोन आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग fetus growth and metabolic change in pregnancy as well as the maintenance of pregnancy। अब इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे देखो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट करेगा, है ना। इम्प्लांट हमने पूरा देख लिया, इस डायग्राम को आप क्लियर रखो। प्लेसेंटल विली, ठीक, प्लेसेंटल विली यहाँ पे फॉर्म हो गए, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे ये कॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक, और ये है एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या डेवलप होगा वो देख लेते हैं, ठीक। ये हमने पूरा का पूरा प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एम्ब्रियो को देखेंगे। एम्ब्रियो जो होता है उसमें 3 डर्म होती हैं, एक होता है आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मीसोडर्म। देन 3 टिश्यूज शून गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन। ये क्या होते हैं, टिश्यू ऑर्गन में फिर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। इसमें एक सेल्स मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। इनर मास जो होता है उसमें स्टेम सेल होती हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। तो स्टेम सेल कल्चर एक नई टेक्निक, एडवांस टेक्निक है जो यहाँ से निकलती है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम फीटल डेवलपमेंट में। फीटल डेवलपमेंट है, सबसे पहले क्या बनता है 1 मंथ के अंदर, हार्ट। फिर सेकेंड मंथ में क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट्स। अब देखो 3 मंथ्स जो होता है उसको लगभग कितने हो जाते हैं, 12 वीक हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लगभग मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है 5th मंथ में।
5th मंथ में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस थोड़ा मूवमेंट्स भी करने लग जाता है 5th मंथ में। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है कि 24 वीक्स या फिर जिसको 6 मंथ्स ही बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगा, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, देन आईलिड सेपरेट्स हो जाएंगी, आईलेसेस बन जाएंगे, और 9 मंथ में क्या हो जाएगा, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन का। इसमें एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। लास्ट टाइम भी बताया था 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है इसमें। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो यहाँ पे पार्चुरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होता है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे जो पार्चुरेशन होता है वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्शंस। जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें जो हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हार्मोन जो पार्टिसिपेट करता है वो ऑक्सीटोसिन करता है, जो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम लेके आता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मतलब क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन उतना ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर क्या होगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो कंटिन्यूसली ऑक्सीटोसिन रिलीज यहाँ पे होगा। ठीक, तो डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को इंड्यूस कौन करेगा, फीटस जब डेवलप होगा, और प्लेसेंटा वो क्या करेंगे, पार्चुरेशन को इंड्यूस करेंगे। इसके कारण इसमें क्या करेगा, इसमें एक माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक, तो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन टिल द बेबी एक्सपील्ड आउट ऑफ द यूटेरिन थ्रू द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल से जब तक बाहर ना आ जाए, जब तक बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगा और ऑक्सीटोसिन उतना ही ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा, और लास्ट में जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, और प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक वर्ड, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है द मिल्क बाय द ममरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। ये प्रेगनेंसी के समय होगा। और एक होता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है, बेसिकली मिल्क है ना, प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के समय जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, जिसमें रिच एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि बेसिकली बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। सो ये है होल चैप्टर जो कि हमने एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो, है ना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।